की तारीख का सबसे महंगा बजट देने के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ गैर मुल्की दौरों पर चले गए हैं। किसी मुल्क से कोई सरमायाकारी अभी तक आई नहीं है, मगर हमारे वजीर आजम तमाम छोटे बड़े ममालिक की दावत पर बकल्लम खुद चले जाते हैं। पाकिस्तानियों को IMF के रहमो करम पर छोड़कर हुक्मरान हुक्मरानी के सारे मजे लूटने में मसरूफ है। काश काश कोई IMF ऐसा भी आए जो वजीर खारजा प्लस डेप्यूटी वजीर आजम की मौजूदगी में वजीर आजम के इन गैर जरूरी दौरों पर भी पाबंदी लगा दे। पाकिस्तान इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है और अवाम इस जानलेवा गर्मी में भी घंटों की लोड शेडिंग बर्दाश्त करने पर मजबूर है। बिजली के बिलों ने पहले ही जान अजाब में डाल रखी है और ऊपर से खबर यह है कि IMF अभी भी खुश नहीं है। जी हाँ, IMF ने हुक्म दिया है कि 10 जुलाई से पहले बिजली का 1 यूनिट मजीद 5 रुपए महंगा कर दिया जाए। IMF ने ये कह दिया है तो बिजली महंगी तो जरूर होगी, क्योंकि IMF इस वक्त हमारा माई बाप है। इसकी हर बात माननी पड़ेगी, बिल्कुल वैसे जैसे IMF की डिक्टेशन पर शहबाज सरकार को 3,500 अरब रुपए के टैक्सेस आयद करना पड़े। बजट का मरहला गुजर चुका है और अब अगले मरहले में तमाम अशिया महंगी हो रही है। अशिया जरूरिया के नए रेट्स आ चुके हैं और दिन ब दिन अवाम के सबर का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। अवाम की बेचैनी देखकर लग यही रहा है कि इस्तेहकाम के बजाय पाकिस्तान एक बार फिर अदम इस्तेहकाम की जाने बढ़ रहा है। सियासी सफबंदी का आगाज हो चुका है। जमात इस्लामी ने पहल करते हुए 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान कर दिया है। अवाम को रिलीफ देना होगा वरना धरना होगा कि टैगलाइन से जमात इस्लामी मैदान में उतर आई है और दावा कर रही है कि टैक्सेस वापस लेने तक उनका धरना जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ फिलहाल इंतशार का शिकार है और इमरान खान की गैर मौजूदगी में सारे लीडर्स अपना अपना चूरन बेच रहे हैं। PTI इस हद तक बिखर चुकी है कि जेल में बैठे इमरान खान को मुदाखलत करना पड़ रही है। जुमेरात को इमरान खान ने 2 बड़े ग्रुप्स में सुलह कराने के लिए पार्टी ओहदेदारों और नाराज अरकान कौमी असेंबली को अडयाला जेल बुला लिया है। दूसरी तरफ फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी समेत PTI को छोड़कर जाने वाले कई रहनुमा भी दोबारा एक्टिव हो गए हैं। इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं और PTI की मौजूदा क़यादत के खिलाफ बयानिया बनाया जा रहा है। आने वाले दिन सियासी और मौशी एतबार से खासे परेशान को नजर आ रहे हैं। PTI कौमी असेंबली और पंजाब असेंबली में सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात है, मगर वो अवाम की बात करने के बजाय अभी तक आपसी लड़ाइयों में उलझी हुई है। क्या मुस्तकबिल करीब में जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत मुखालिफ सियासी इत्तेहाद मुमकिन है? क्या ऑपोजिशन की तमाम छोटी बड़ी जमातें मिलकर शहबाज सरकार को टफ टाइम दे सकती हैं? क्या विफाकी और सूबाई हुकूमतें अवाम को रिलीफ देने में संजीदा है या फिर उनका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटीज की पेड प्रमोशन पर है? आज हम सवाल उठाएंगे कि पंजाब हुकूमत ने 3 माह में ऐसा क्या कर दिया है, क्या किया ऐसा कि मरियम नवाज को शोबिस सितारों से अपनी तारीफ कराना पड़ रही है। जवाब जानेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि पैनलिस्ट हमारे साथ होंगे। आप देखते रहिए सीधी बात पीनट सलीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। फैबुलस पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। नादिर कबूल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं जी कैसर शरीफ साहब, रहनुमा है जमात इस्लामी के। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम साहब। नदीम कुरैशी साहब मेरे साथ बने हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट इख्तियार वली खान साहब, जो कि रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। वो हुकूमती बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हुकूमती बेंचेस को डिफेंड कर रहे हैं। डिफेंड करने का इसलिए कह रही हूँ इख्तियार वली साहब, आप हुकूमत में हैं, आप रियासत के माई बाप हैं और रियासत माँ जैसी होती है, तो फिर मैं आप ही से आगाज़ कर लेती हूँ। ये कैसी जालिमाना हरकत जो है आपकी रियासत ने की है, कितना बदतरीन बजट। अब बजट तो हो गया, अब उसके बाद महंगाई का जो पूरा सिलसिला है वो जारी है। लेकिन सर, जब मैं ऐसे में देखती हूँ ना कि शहबाज शरीफ साहब वैसे तो मतलब जब पंजाब में थे खादिम आला थे, मतलब ज़बरदस्त उन्होंने पंजाब में काम किया हुआ है, लेकिन जब मैं उनको ऐसे हालात में देखती हूँ ना, ऐसे प्राइम मिनिस्टर वो हर दौरे पर 2 दिन के दौरे पर 3 दिन के दौरे पर जा रहे हैं, तो सर मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं कहती हूँ कि IMF को इनके दौरे नहीं नजर आ रहे। वो ये नहीं कहते कि भाई यहाँ से कॉस्ट कटिंग करें ताकि आप हमारा जो कर्जा है वो उतार सकें। इख्तियार वली साहब। थैंक यू वेरी मच बीनश। देखिए, आपने 2 सवाल किए, एक आपने बजट का पूछा, महंगाई का पूछा। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे सीधी मैं आपके सामने मैं बात रखता हूँ और पूरी कौम के सामने भी रखता हूँ कि मौजूदा हालात में
जितने आपके रिसोर्सेज हैं, इससे बेहतर कोई बजट पेश हो सकता था? आपके पास कोई ऑप्शन थी? आईएमएफ के पास हम तो 2016 में अपना प्रोग्राम क्लोज करके चले गए थे, हमने तो उनको गुड बाय कह दिया था। 2018 में जब पीटीआई की गवर्नमेंट बनी तो ये लोग दोबारा आईएमएफ के पास चले गए, हालांकि इनका ये नारा था इलेक्शन का कि हम जहर खा लेंगे, खुदकुशी कर लेंगे, लेकिन हमने आईएमएफ के पास नहीं जाना, हमने किसी से कर्जे नहीं लेने। तारीख के सबसे बड़े कर्जे इन्होंने लिए। अब कर्जदार मुल्क में इतना ही आप बजट पेश कर सकते हैं जो आपके नामसाद हालात हैं। आपको अगर हम ये किसी को भी दे दें, अगर खुदा न खास्ता इस वक्त ये पीटीआई होती उसमें हुकूमत में, तो ये इससे बदतरीन बजट आपको देते। कोई भी जमात होती वो इससे आपको बदतर बजट देती। तो हमें कम से कम अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम उस फेज से निकल आए हैं जब ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने अब डिफॉल्ट होना है, हमने लैंड माइंस बिछा दी हैं, हमने पाकिस्तान को अब सोमालिया बनते देखना है, हमने पाकिस्तान को अब दिवालिया होते देखना है, ये अब श्रीलंका बनेगा, ये टूट जाएगा, इसके 3 टुकड़े होंगे। न पाकिस्तान टूटा, हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल दाव पे लगाकर पाकिस्तान को बचाया है। पाकिस्तान की मईशत और इसकी इकोनॉमी को हमने एक नई डायरेक्शन दे दी है। अब आपने बात की तो मैं आपको बता दूं कि आज आपका स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्ड क्यों बना रहा है? बिकॉज आपके अपने इन्वेस्टर का उसमें एतमाद है। आपने देखा कि रोटी भी सस्ती हुई, आटा भी सस्ता हुआ, घी दाल चावल की कीमतों में भी फर्क आया, पेट्रोल डीजल में भी फर्क आया। हाँ, एक चीज है, मैं खुद मान लेता हूँ, कोई बोले या ना बोले, मैं उनसे पहले कहता हूँ बिजली महंगी है। अब भी कहते हैं कि इस मुल्क में अभी भी महंगाई है, अभी भी नहीं, काफी महंगाई है। और उसको काउंटर करने के लिए पॉलिसियों की तसलसल चाहिए। पॉलिसियों का तसलसल होगा, कंटिन्यूटी होगी तो वो ठीक होगा। आपका दूसरा सवाल था मियां शहबाज शरीफ साहब के दौरों के बारे में। ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त वजीर आज़म पाकिस्तान है, वो और उनकी कैबिनेट कोई भी सरकारी खर्चे पर कोई अपना विजिट बैरून मुल्क नहीं कर रहा। ये वो पाकिस्तान है कि जब यहाँ से ये लोग जाते थे तो इनके पास पीटीआई की गवर्नमेंट में इनके पास एक लंबा एक वो होता था, एक उसको क्या कहते हैं, बहुत बड़ा डेलीगेशन सारे सरकारी खर्चों पे जाते थे। वजीर आजम की कैबिनेट में कोई तनख्वाह तक नहीं लेता। उसमें जितनी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो सब में आप देखें, जितने उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं वो ऑनररी बेसिस पर हैं। इस वक्त भी जो उनके साथ वजीर गए हैं, मैं विटनेस होके ये बात आपको कहता हूं कि उन्होंने अपनी जेब से टिकट खरीदे हैं और वो गए हैं उनके साथ। अच्छा, अब उनका जाना, इसको आप खर्चियों में या ये ना कहें कि बैरून मुल्क सैर सपाटे कर रहे हैं। ये पाकिस्तान आज से 2 साल पहले आप उठा लें तो आप देख लें कि पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात हम इस नहज पे आ गए थे कि हम इस खित्ते में अकेले रह गए थे। ये अमेरिका के उसको मिसकालें देते थे, इंडिया में मिसकालें देते थे, सऊदिया आपके साथ कतई ताल्लुक करके बैठा था, चाइनीज को आपसे बात करनी गवारा नहीं थी, कोई मुल्क आपके साथ ताल्लुकात नहीं कर रहा था। अब आपके दोबारा इंटरनेशनल जो आपका स्टेटस है, लोगों ने आपके वजूद को और आपकी पॉलिसीज को एक्नॉलेज करते हुए आपके साथ अपने रवाबित बढ़ाए हैं। तो ये जो तो दौरे हैं, मेरी आंखें खोल दी। अब क्या रुलाएंगे मुझे कि फरिश्ता सिर्फ हुक्मरान हमारे पे? भाई क्या कमाल कमाल की मेरी आंखें खोली हैं इख्तियार वली साहब। मैं आगे बढ़ती हूँ, बाकी आपके कॉलीग से तो पूछें, वो एग्री करते हैं कि नहीं? आपकी आंखें खुलने में आपकी आंखें जो है वो आधी आधी खुले, अभी आधी रहती हैं और भी नहीं सर, बस अब बाकी आंसू निकलना बाकी है। आपने जितना मुझे बता दिए, इतने अच्छे लोग, मतलब पाकिस्तान इतना खुशकिस्मत है। नदीम कुरैशी साहब, मतलब आप अप्रिशिएट करें इनको। मौजूदा हालात में जो आप बारूदी सुरंगें बिछाकर गए थे नदीम कुरैशी साहब, उसके बाद जो पाकिस्तान के साथ आप करके गए हैं, ये मौजूदा हालात में बेहतरीन आइडियल बजट है। जल्दी से अप्रिशिएट कर दें इख्तियार वली साहब को, दिल बड़ा करें और तारीफ करें इनकी। नदीम कुरैशी से बोलने से पहले बीनेश सलीम, मुझे इतना याद है कि आपने हमारे हिस्से के आंसू एडवांस में पीटीआई की हुकूमत में बहाए थे। ठीक है, नदीम कुरैशी साहब बोले। जी 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 कुरैशी साहब, देख लें आपने जो हमारे पे जुल्म किया हुआ है ना, अब नून लीग उसका ताना मार रही है। जुल्म आपने भी हमारे पे कम नहीं किया। जी कुरैशी साहब, माइक आपके पास है। मैं आपसे इख्तियार वली साहब मेरे भाइयों की तरफ से मुझे बड़े मोहतरम है जी, और मेरा दिल खून के आंसू हो रहे हैं जैसे एक मुझे नदीम कुरैशी साहब की आवाज नहीं आ रही है। डिफेंड करने की ठीक है, मैं फिक्स कराती हूं करते हुए देखकर कि जो अपने आप को खुद डिफेंड नहीं कर पा रहे,
शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये बजट हमने आईएमएफ के प्रेशर पे बनाया, आईएमएफ के हुक्म पर बनाया, आईएमएफ के डिक्टेशन पे बनाया। और इख्तियार वली खान साहब खामखा अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए अपने लिए गुनाह इकट्ठी कर रहे हैं और हम सियासी जो कारकुन है ना जी, उनकी भी इज्जत और साथ को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने दो बातें, बड़ी अहम बातें की इन्होंने। एक तो इन्होंने कहा कि जी सेंट्रल कैबिनेट तनख्वाह नहीं लेती, मतलब ये वही है कि कोई डाकू किसी के घर में जाके डाका डाले, सारा सामान उठा के ले गए, सिर्फ किचन में पड़ी हुई कोई 2 4 5 पुरानी रोटियां और बचा हुआ सालन छोड़ दे और कहेंगे कि कितने रहमदिल डाकू थे, घर वालों के लिए खाना छोड़ रहे। ये उसी तरह के डाकू पाकिस्तान में काबिज है। अल्लाह। एक इन्होंने बड़ी अहम बात की कि ये सब कुछ तहरीक इंसाफ ने किया। भाई तहरीक इंसाफ ने 4 बजट दिए थे अपने 3.5 साल की गवर्नमेंट में। आपको भी पीडीएम सरकार के 2 बजट, एक इनकी बी टीम का बजट, केयरटेकर गवर्नमेंट का एक बजट, इनका 4 बजट इन्होंने पेश किया। मतलब ये जो गवर्नमेंट पाकिस्तान में 2018-19-20 में पाकिस्तान के नेशनल रिजर्व $22 अरब थे, जिस दौर में पेट्रोल 150 रुपए था, जिस दौर में बिजली का यूनिट डोमेस्टिक 15 रुपए का, कमर्शियल 30 रुपए का था, जिस दौर में फॉरेन रिमिटेंसेस बढ़ रहे थे, जिस दौर में ट्रेड डेफिसिट खत्म हो गया था, जिस दौर को याद करके लोगों ने 8 फरवरी को इख्तियार वली खान साहब को और इनके बहुत सारे नुकता असेंबलियों से फाइल बिठा दिया। ये तो फॉर्म 47 इजाद हुआ, फॉर्म 47 पे फ्रॉड हुआ, जो इनकी हुकूमत बनी। मुझे समझ नहीं आती ये किस तरह से इसको डिफेंड कर रहे हैं। बिलिश आज 3 जुलाई है, अभी जो बिजली के बिल आए, आपको मैं कसम कहता हूँ, मुझे प्रोग्राम में कोई मैं अल्लाह को जात देनी है अपनी, तो आम आदमी की हालत मैंने अब देखी है, माजी में कभी नहीं देखी। मैं अपनी मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता हूँ, पब्लिक के वोट से कराए। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। कोई शख्स तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि अपने लोगों पर इतना जुल्म होगा। इनसे पूछे ये सारे अफरा इकट्ठे हैं। मुझे तो बिलावल जरदारी साहब कहा करते थे इंतखाबी कैंपेन में कि पाकिस्तान की मुआशी तबाही का जिम्मेदार इसहाक डार और शहबाज शरीफ है। इन्होंने पीपल्स पार्टी से सवाल नहीं किया कि जरदारी साहब अपने कैंपेन में बिलावल जरदारी साहब ये क्यों कहा करते थे। और ये बिल्कुल बेखौफ हो गए हैं, ये बिल्कुल इस बात से भी आजाद हो गए हैं कि इन्होंने अल्लाह को जवाब देना है। इनको या मुझे किसी को मौत आनी है, हमने कब्र में जाना है, हमने अपने अल्लाह को जवाब देना है। अभी इस दौर में पंजाब में करोड़ों रुपए की गाड़ी की समरी जा रही है, वजीर आला के लिए करोड़ों रुपए की गाड़ी खरीदी जा रही है। कल मुझे एक बिल मिला है 3 अफसरान के लिए 80 लाख रुपए के मोबाइल खरीदे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। मतलब आप गरीब को सिर्फ बातें दे और अशराफिया करोड़पति अरबपति मल्टी बिलियनर हो जाए, ना करे जुल्म। ये पाकिस्तान की अवाम अपनी जो है ना कि बर्दाश्त की आखिरी हदों पर है। और जहां तक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तोड़ना चाहते थे, पाकिस्तान कभी नहीं टूटेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान को ये जो दीमक लगे हुए हैं तो पाकिस्तान को पहुंचने वाले 40 साल से, ये 85 में मंत्री आम पर आए थे और आज 85 के बाद 4 दहाइयां गुजर गई है। इन्होंने पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ी। बड़े वैलिड पॉइंट्स आपने उठाए हैं नदीम कुरैशी साहब। बिल्कुल मैं आपकी एक एक बात से एग्री करती हूँ सर, अभी तक तो कर रही हूँ, आगे प्रोग्राम का पता नहीं है। कैसर शरीफ साहब आप भी एग्री करते हैं जो नदीम कुरैशी साहब कह रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि इख्तियार वली साहब जो सिचुएशन बता रहे हैं कि हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं अपने खर्चे भी कम करने की, फ्री में काम कर रहे हैं सारे और कोई पैसे नहीं ले रहे, बस किसी ना किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। बेस्ट बजट सर उन्होंने प्रेजेंट किया। ये वज़ीर आज़म साहब का एक्सपोजर, विजन और मुस्लिम लीग नून का जो आप कह लें कि मनसूबाबंदी, आप इससे देख लें कि वज़ीर आज़म साहब जिस चीज़ पर शर्मिंदा होना चाहिए असम्बली में कहते हैं कि IMF जो है वो हमारी बात मान गया है। और इख्तियार वली साहब जो हैं वो भी एप्रिसिएशन चाह रहे हैं। बिल्कुल इख्तियार वली साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इनकी हुकूमत ने वाक़यातन 2 वक्त का नवाला जो है वो लोगों से छीन लिया है। इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि लोग बिजली का बिल देने के लिए घर की चीज़ें जो हैं वो फ़रोख्त करने पर मजबूर हैं। इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि पूरी आलमी मंडी में तेल की कीमत कहाँ पहुँचती है और इनका जो है वो लेवी के जो चार्जेस हैं वो 70 से 80 रुपये पर चले गए हैं। इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि लोग घरों में जो है वो अब डिस्कस करते हैं कि ये वो वाहिद हुकूमत है जिसने कफन पर भी टैक्स लगा दिया। इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ऑक्सीजन के अलावा कोई चीज़ ऐसी नहीं बची कि जिस पर टैक्स नहीं है, और ऑक्सीजन पर भी ये टैक्स लगा देते अगर इनके इख्तियार में होता। ये एक बदतरीन बजट है और मैं ये समझता हूँ कि ये
तारीख का बदतरीन बजट है। ये इनका बजट नहीं है, ये IMF का हुक्मनामा है, दस्तावेज है, और जो उन्होंने ऑर्डर किया है ये बेसिकली वो चीज़ है। मैं ये समझता हूँ जब ये बार बार कहते हैं IMF, तो वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे होते हैं कि I am fail। इसके अलावा भी जितनी हुकूमतें आई हैं जो IMF की गर्दान जो है वो बोलती हैं, बेसिकली वो शुरू में ये कहते हैं कि I am fail। ये IMF का बजट जो है ये अवाम के लिए एक वो जुल्म है जो इससे पहले कभी देखा नहीं गया। जमात इस्लामी इस बजट को मुस्तरद करती है। जमात इस्लामी इनको जो एप्रिसिएशन का इनका मुतालबा है, मैं इनसे इनकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि खुदारा अगर आप शर्मिंदा नहीं हो सकते इस चीज़ पे तो इस तरह के अल्फाज जो हैं किसी कौमी TV चैनल पर ना कहा करें। ये अवाम के ज़ख्मों पर नमक पाशी है और ये दुरुस्त तर्ज़ अमल जो है वो नहीं है। जमात इस्लामी ने 12 जुलाई को इस बजट के खिलाफ, टैक्सेस के खिलाफ, बिजली की कीमत के खिलाफ जो है वो इस्लामाबाद में धरने का ऐलान किया है। हाफिज़ नीमो रहमान साहब ने कल भी ये कहा है कि हमने बैठने का ऐलान किया है, उठने का ऐलान नहीं किया। हम इस हुकूमत को मजबूर करेंगे कि ये ज़ालमाना जो टैक्सेस हैं ये वापस ले, बिजली की जो बिल की कीमतें हैं उनको ये कम करे, 13 तरह के जो टैक्स उसमें लिए जा रहे हैं उनको कम किया जाए। और IPP का जो जुल्म है जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत से शुरू हुआ और उसके बाद की सारी हुकूमतों ने उसको जारी रखा, उस पर जो है वो नज़रसानी करने की ज़रूरत है। अवाम जो है 1000 अरब रुपए की अगर बिजली जो है वो कंज्यूम करेगी तो 2800 अरब रुपए बीनस जो हैं वो IPPs को अदा करने के हवाले से वो किया जाएगा। हमारे बजट का कितना बड़ा हिस्सा जो है वो सूद की नज़र हो जाएगा। हम ये समझते हैं कि ये सूदी निज़ाम भी ख़त्म होना चाहिए और IMF की ग़ुलामी से तब ही जो है वो निजात हासिल की जा सकती है जब हम अल्लाह से जंग बंद करें और अपने असल की तरफ आएँ। जितनी हुकूमतें आज तक आई हैं इनके पास कोई मुतबादल प्लान नहीं है, वो डिक्टेटर हो, वो कोई सियासी जमात हो, सब ने इसी चीज़ को अपनाया है। जमात इस्लामी एक मुतबादल प्लान रखती है। हाफिज़ नीमो रहमान साहब के पास वो टीम, तजर्बाकार टीम मौजूद है, वो वर्किंग ग्रुप्स मौजूद हैं जो इस मुल्क को वाकयातन इन परेशानियों और मुश्किलात से निकाल सकते हैं। आप सिर्फ इसका वेट क्यों कर रहे हैं कि आप हुकूमत में आएंगे तो आप अपनी टीम का इस्तेमाल करेंगे? शहबाज शरीफ साहब फोन उठाइए, शहबाज शरीफ साहब को फोन करें, हाफिज साहब जो है, और सीधा उनसे कहेंगे भाई मेरी ये टीम है, मेरा ये आइडिया है, आप इसको इम्प्लीमेंट करें। ये इदारों की नजकारी की तरफ जा रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें जो हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा फेलियर है, इसको मान लें वो हुकूमतें जो पहले रही हैं और आज शहबाज शरीफ साहब भी इस फेलियर को माने। बड़ी बात कर दी। जब भी मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूं, जब भी जहां भी अवाम ने हमें मौका दिया जमात इस्लामी ने ईमानदारी के साथ डिलीवर किया और दुनिया इस चीज की कायल है और इस चीज को मानती है। ठीक है भाई, ये नादिर कबूल साहब सबको फेल कर दिया जमात इस्लामी ने। कैसर शरीफ साहब ने कहा, शहबाज शरीफ भी फेल, आप भी जाहिर बात है हुकूमत में रहे हैं, आप लोग भी फेल और अभी भी हुकूमत में है। सिंध में तो आप ही की हुकूमत है, नून लीग भी फेल, PTI भी फेल, आप सब फेलियर्स हैं सर। इस बजट ने ये साबित कर दिया कि आप सब फेलियर्स हैं। देखिए, अवाम ने साबित कर दिया है कि फेलियर तो जमात इस्लामी जैसी पार्टीज हैं जो बस घर में बैठ के उनको टीवी पे आने का शौक है। और टीवी पे आपने बहुत अच्छा उनको तजवीज़ दिया कि क्यों नहीं शहबाज शरीफ साहब को कांटेक्ट करते हैं। कराची में अवाम ने साबित किया था। आप कहीं फार्म 47 पे और कहीं पे जो है वो जबरदस्ती का जो मेयर नाफिज किया जाएगा, उसको मुसल्लत किया जाएगा। अवाम तो वोट कर रही है, अवाम तो बता रही है। अच्छा, फार्म 47 हटा दें, आपका कहीं वजूद नहीं बचेगा। आऊंगी, जरा मैं नादिर का आर्गुमेंट सुन लूं, मैं आपको पूरा मौका दूंगी अपना मौक़िफ़ देने के लिए। जी नादिर, कंटिन्यू प्लीज। बहरहाल मैंने तमाम जो हमारे फेलो पैनलिस्ट है सब मेरे लिए काबिल एहतराम है और सबकी बातों में कुछ सच्चाई भी है। जमात इस्लामी वाले भाई ने भी जो बताया कि निजकारी कर रहे हैं, निजकारी के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि आवाम का रोज़गार छीना जाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से PI को भी डिफेंड किया है, पाकिस्तान स्टील मिल को भी डिफेंड किया है। और यहाँ तक कि जो अभी के फाइनेंस मिनिस्टर है औरंगजेब साहब, उन्होंने तो मिसाल भी दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि जो सिंध के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं वो बहुत कामयाब हुए हैं। तो मैं तो यही अर्ज करूंगा और मेरी तो यही तजवीज़ होगी कि वफाकी हुकूमत जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ना सिर्फ PI बल्कि पाकिस्तान स्टील मिल और तमाम इस तरह के स्ट्रेटेजिक जो हमारे एसेट्स हैं, ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। स्टील मिल इज़ अ स्ट्रेटेजिक एसेट। जब इसकी बुनियाद रखी गई थी, भुट्टो साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी 70s में,
तो रीजन में ये मिसाली एक स्टील मिल था। उसके बाद जाहिर सी बात है मिसमैनेजमेंट की वजह से, और बीच में 10 साल का एक जनरल ज़िया का दौर आया, 10 साल का मुशर्रफ का दौर आया, तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने डिरेल किए। वरना इसको रिवाइव करने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर दोबारा मौका मिले तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसकी तहत हमने सिंध के अंदर मिसाली हेल्थ केयर के ऊपर काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किए, पावर जनरेशन के ऊपर काम किए, वही चीज़ें हम इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे वफाक के अंदर भी। मगर जिस तरह नून लीग के हमारे भाई ने अपनी जो पार्टी का डिफेंड किया अपनी पार्टी को, तो उसमें भी सच्चाई है। देखिए IMF इज रियलिटी एंड वी कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम इट। इस वक्त जो है हमारा मेजर जो बजट जा रहा है वो डेट सर्विसिंग नहीं जा रहा है, तो इस मजबूरी में कैसे आए आप देखें ये डिस्कशन। तो नादिर, अगर आपको मजबूरी का पता था नून लीग की कि ये इतना तबाहकुन बजट आ रहा है और ये IMF के कहने पर आ रहा है और IMF की डिक्टेशन ली जा रही है, तो फिर आपने इतना टाइम वो पूरा ड्रामा क्यों किया? बिलावल नाराज हो गए, हमें बताया नहीं गया, हमें शामिल नहीं किया, हमें फलाना नहीं किया, और इतना आपने एक्सटेंड कर लिया। वो जो बजट सेशन है करोड़ों का पड़ता है पाकिस्तान के अवाम को, तो अगर आपको पता था कि नून लीग बेचारी ठीक कह रही है और ये IMF का बजट है, तो सर ये ड्रामा नहीं करना था ना। कम से कम सेशन छोटा हो जाता, वही बचत हो जाती सर, अगर सदर साहब ने इतनी इजीली साइन नहीं करने थे। जी सर। नहीं देखिए, ड्रामा तो बिल्कुल भी नहीं था। बिलावल साहब तो एंड तक फेवर में नहीं थे कि इस बजट को सपोर्ट किया जाए और इस बजट का जो मलबा है हमारे ऊपर भी इसका नजला गिरे। मगर आसिफ जरदारी साहब जो प्रेसिडेंट है पार्टी के और मुफाहमत के बादशाह भी हैं, वो चीज़ों को थोड़ा डिफरेंट एंगल से देखते हैं, और पाकिस्तान के लिए ज़रूरी भी था कि बजट पास हो जाए, बिकॉज बजट जितना मजीद डिले होगा, जिस तरह आप फरमा रही हैं, बिल्कुल एवरी बजट सेशन कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। और उसके अलावा अगर बजट नहीं पास होता तो फिर एक फाइनेंशियल इमरजेंसी भी डिक्लेयर हो सकती थी और फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फर्दर इंक्रीज हो जाती है, जो कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिलावल साहब ने बड़ी कोई खुशी से अपना ग्रीन सिग्नल दिया और मेंबरान को बोला कि ठीक है बजट को सपोर्ट दें, बट हमारे पास कोई और ऑप्शन इस वक्त है नहीं, अनलेस कोई जादू की छड़ी चढ़ाए और आसमान से पैसों की बारिश गिरनी शुरू हो जाए, तब तक हमारे पास आपने तो अपने तमाम मुतालबात मनवा लिए सवाए इस चीज़ के जिसके ऊपर मरियम नवाज ने वीटो किया कि ये जो पंजाब में आप जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात चाहते थे, उसके अलावा तो बाकी सब कुछ आपको मिल गया। आप भी IMF बन गए ना, IMF खुश हो रहा है ना आप लोग खुश हो रहे हैं। IMF भी कह रहा है कि बिजली मजीद 10 जुलाई के बाद महंगी करो, आप भी मुझे प्रोग्राम में आके कह रहे कि नहीं नहीं बिलावल ने इतनी खुशी से तो इसके ऊपर साइन नहीं किया। ये आपकी खुशनुदी कैसे होगी? अवाम रुल गए, अवाम नुचड़ गए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज खुशी नहीं हो रही हैं। हम तो तभी खुश होंगे जब बिजली की प्राइसेस कम होंगे, पेट्रोल के प्राइसेस 2 रुपए कम करके, ड्रामे तो ये करते हैं 2 रुपए कम करके फिर 7 रुपए बढ़ा देते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि एक ही दफा पेट्रोलियम के प्राइसेस सब्सिडाइज हो गरीब तबके के लिए। इसके लिए हमने बहुत दफा असेंबली में भी बात की है और बिहाइंड द डोर्स भी हमने इस तरह की तजावीज़ की, और भी दोस्तों ने इस तरह की तजावीज़ दी हैं कि जो पेट्रोलियम के प्राइसेस हैं उसको आप सब्सिडाइज इस तरह से करें, प्रोरेटेड, कि अप टू से फॉर एग्जांपल 5 लीटर्स आप उसकी जो प्राइसेस हैं, क्योंकि आपको पता है अप टू 5 लीटर एक गरीब आदमी डलाता है अपनी मोटरसाइकिल में या अपनी रिक्शा में या अपनी छोटी गाड़ी में, तो अप टू 5 लीटर्स आप उसका एक कम रेट रख सकते हैं, सब्सिडाइज रख सकते हैं, और 10 लीटर्स एंड अबव आप उसको अबव द मार्केट भी उसको प्राइस कर सकते हैं, क्योंकि जो बड़ी गाड़ी है जैसे लैंड क्रूजर। अच्छा, अब नादिर प्रॉब्लम पता क्या है? 2 प्रॉब्लम्स है इस टाइम पे। कैसे शरीफ साहब ने कुछ बोलना भी है, मुझे ब्रेक पर भी जाना है, लेकिन बजट ना हो गया है, पास हो गया है, सदर साहब ने साइन कर दिए हैं। अब वो टाइम चला गया कि आप इस तरह के जो आइडियाज हैं वो पॉलिटिकल शोज में आके थे, आपने जो अंडर कवर अपनी चीजें मनवानी थी वो आपने मनवा ली हैं। सो द पॉइंट इज आप अगले बजट के लिए तैयारी जरूर कर सकते हैं। कैसे साहब आपने कुछ ऐड करना है आप कर लें, मुझे ब्रेक लेनी है। साहब ने जो अभी गुफ्तगू की है उससे बिल्कुल ये वाज़ेह हो गया है कि अवाम के खिलाफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद है और ये अवाम को रोल रहे हैं, खज्जल कर दिया इन्होंने। और ये देखें जिस तरह उन्होंने इख्तियार वली खान साहब को यहाँ सपोर्ट किया है, इसी तरह पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी जो है वो हर काम में नून लीग के साथ है। ये नूरा कुश्ती जो है ये अब आवाम समझ चुकी है, अब ये नहीं चलेगी। अब लोग बिल्कुल वाज़ेह हो गया उनको क्या इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, एक सिक्के के 2 रुख हैं, इनका अवाम के खिलाफ इत्तेहाद है। अब इस तरह की गुफ्तगू नादिर साहब को जरा बाकी पॉलिटिकल पार्टी से भी पूछ लेते हैं कि पहला कदम जो है वो जमात इस्लामी ने उठा दिया है कि जी वो अब इस्लामाबाद के अंदर एक धरना करने वाले हैं। ये जो नई सफ़बंदी हो रही है इस पर बात करते हैं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के कॉइन्स के कितने हिस्से हैं, 2, 3, 4, ये जरा हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन जमात इस्लामी को सपोर्ट कर रहा है इस धरने के अंदर महंगाई के और बजट के खिलाफ। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। इख्तियार वली खान साहब हैं, नदीम कुरैशी साहब हैं, कैसर शरीफ साहब हैं, नादिर कबूल साहब हैं। इख्तियार वली साहब, आपने तमाम अपने कॉलीग्स की गुफ्तगू सुन ली सर, और आपको पता ही चल गया होगा कि कौन आपको कैसे रेट कर रहा है और आपके बजट को बेसिकली कैसे रेट कर रहा है। सर मेरे लिए जो ज़्यादा कंसर्निंग है ना
वो ये है कि एक नई सफबंदी हमें नजर आ रही है। जमात इस्लामी ने अपने कार्ड शो कर दिए हैं, दे आर कमिंग इन फॉर अ सिट इन। और यह भी कैसर साहब ने कहा है कि जी हमारा उठने का ये कोई तारीख नहीं है, बैठने की तारीख इन्होंने आपको बता दी। सर आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इस्लामाबाद के अंदर एक नई हलचल हमें देखने को मिल रही है, और अगर ऐसे में मौलाना साहब एंड नदीम कुरैशी साहब की पार्टी ने इनको सपोर्ट कर दिया तो मुझे लग रहा है कि फिर से पीपल्स पार्टी के हाथों आपको ब्लैकमेल होना पड़ेगा, क्योंकि आपको फिर कौन सपोर्ट करेगा। सर हाउ आर यू गोइंग टू टैकल दिस सिचुएशन? किसके हाथों हमें ब्लैकमेल होना पड़ेगा? पीपल्स पार्टी के हाथों। सर पीपल्स पार्टी है ना एक वाहिद आपका रास्ता, वरना तो हुकूमत गिरा देंगे ये 3-4 पार्टियां मिलके आपकी। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी सर। एक तो मेरे मोहतरम भाई कुरैशी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। ये जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से खड़े होकर अगर हम यहाँ पे दूध और शहद की नहरें भी बहा देना, ये उस पे उसकी तारीफ कभी नहीं करेंगे। ये इनकी मजबूरी है। ये जहाँ पे मतलब काम करते हैं या नौकरी करते हैं या उनकी तर्जुमानी करते हैं, जो भी करते हैं, ये इनकी मजबूरी है। ये हमारी तारीफ कभी नहीं करेंगे। इनका ताल्लुक पीटीआई से है। मैं ज़ाती तौर पे ये मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं। मैं इनकी नॉलेज और इनके बोलने का अंदाज भी मुझे पसंद है। लेकिन बस एक गलती है इनमें, एक ही कोताही है कि ये मेरे हिसाब से ये गलत जगह पे खड़े हैं। ये कहते हैं ना कि IMF ये IMF वो। मैं फिर इनको कहता हूँ, इन्होंने अगर मेरी बात नहीं सुनी इस IMF के साथ, तो दूसरा ये जमात इस्लामी के साथी भी कुछ बोल रहे थे तो उनके लिए भी ये जवाब है, और नदीम कुरैशी साहब को भी है, और बीनिश बहन आपके लिए भी है। जी सर। ये IMF को हम क्लोज कर गए थे 2016 में। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये कह रहे थे हम खुदकशी करेंगे, कर्जा नहीं लेंगे, लेकिन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा ये मुल्क पे चढ़ा कर गए हैं। 75 साल का कर्जा आपका 27,000 अरब रुपए था। ये PTI जब गई है तो वो 54,000 पे छोड़ के गई है। आपके मोटरवेज इन्होंने गिरवी रखवा दिए, आपके एयरपोर्ट्स इन्होंने गिरवी रखवा दिए, गवादर पोर्ट गिरवी रखवा दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आज आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं कह सकते, क्योंकि वो बैंक इन्होंने गिरवी रखवा दिया है। आपकी कौन सी चीजें, अगला जो इनका टारगेट था, जो अल्टीमेट गोल था, वो ये था कि इन्होंने पाकिस्तान की एटमी कुव्वत IMF के पास गिरवी रखवानी थी। बिकॉज ये और उनके तनख्वाह और उनके चंदे पे चलने वाली पार्टी है। सारे इनका जो गोल था वो यही था, वो फेल हो चुका है। अब मुल्क को दिवालिया होने से हमने बचाया है। ये जमात इस्लामी वाले साथी माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। अव्वल तो इनको चाहिए कि ये मान ले, और अगर नहीं मानते तो इनकी अपनी सियासत है। किस तारीख को आ रहे हैं? जुलाई की तारीख को आ रहे हैं, 12 को। जी ये आ जाए। हमें इनकी तारीख भी मालूम है। जब पाकिस्तान ने मोदी को नवाज शरीफ ने बस पर बिठाकर लाहौर उसको बुलाया था, उस वक्त में भी इन्होंने धरने दिए थे। इनकी तारीख है ना, धरना फॉर सेल, धरना फॉर रेंट, ये इनकी करें। भाई आप बात सुने अभी आराम से, मैंने आपका सुना, अभी आप जरा सुन ले, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, आप अपनी बात बारी पे करिए। तो अगर मैं ये कहूँ टीम इनके पास है, मत करें आप अप्रिशिएट, बिल्कुल मत करें। आप में इतने गट्स से नहीं है कि आप ओरिजिनल बात को अप्रिशिएट करें। आवाम को फिलहाल ये बात लग पता जाएगी। भाई वो आपको बदुआएं भी दे रही है। अच्छा आपस में ना करें बात सर, अब मेरे से बात छोड़ दे सर, आप बीच में इंटरप्ट ना करें। जी सब मेरे से बात करें, कैसर भाई इंटरप्ट ना करें, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। मुझे मौका दीजिए। बीनिश सलीम, ये इनको पहले प्रोग्राम में बुलाने से पहले ये समझा दिया करें कि अपनी बारी पे बात करनी होती है। मैं सुन रही हूँ ना आपको, उनको मैंने समझा दिया है। बताइए बताइए सर, बताइए। इनको भी बता रहे कि अपनी बारी पे बात जी 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 मैं सुन रही हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त जब आपकी मोटरवे सारी गिरवी रखी हुई हो, आपके एयरपोर्ट्स प्लेज हो, आपका बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान प्लेज हो, 1 मिनट की खामोशी, इनका सारा रिकॉर्ड है। इन हालात में जब आप मकरूज हो, मुझे बताओ, अगर आप पर खुद किसी एक करियाने वाले दुकानदार का 5 लाख रुपए का कर्ज हो और आपकी तनख्वाह 50,000 रुपए भी नहीं हो, आप उसकी बदमाशी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आप अपनी सर्वाइवल के लिए उसके साथ ताल्लुक खराब कर सकते हो? ये वो लोग हैं जिन्होंने मुआहदे किए और मुआहदे तोड़ कर चले गए। इन्होंने इस मुल्क को खराब करना था। शेख रशीद के रिकॉर्ड पे ये स्टेटमेंट कि हम लैंड माइन्स बिछा कर गए हैं, ये हुकूमत सर्वाइव नहीं करेगी। इनका अपना वजीर खजाना जो शौकत तरीन था, वो कहता है कि हमने पाकिस्तान की तारीख का 80%
अब हमने लोन जो है हमने ले लिया है, कर्ज ले लिया है, ये जो हुकूमत है पीडीएम की, ये सरवाइव नहीं कर सकेंगे। ये पाकिस्तान तोड़ने के लिए आए थे, मुल्क को दिवालिया करने के लिए आए थे। इनके पास, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ी देर के लिए ज्यूम कर लें कि चले हुकूमत आई, इलेक्शन हुआ, इनकी गवर्नमेंट बन जाती है, पीटीआई का बन जाती, इनकी बन गई, तो क्या करेंगे? इनके पास कोई जादू की छड़ी है? जो इनके पास प्रोग्राम है वो अंडा, मुर्गी, कट्टे, इसके अलावा कुछ था? इन्होंने गधे एक्सपोर्ट किए, इन्होंने सिर्फ लंगर खाने बनाए, मुसाफिर खाने बनाए, पाकिस्तानी कौम को भिखारी बना दिया था। इनका लीडर भूल गया था कि पाकिस्तानी कौम कितने डॉलर की कर्जदार हो गई। बड़ी ये चार्ट वो शीट लोग दे हैं दी इख्तियार जब साहब। ये ठीक एक है मिनट बीनेश, एक मिनट और दे दें। ये लोग वो लोग हैं जब कहते थे अपनी हुकूमत में डॉलर को डिफेंड करते हुए, ये कहते थे कि जब डॉलर बढ़ता है तो हमारा पाक रुपया मजबूत होता है। आज इसकी इनसे पूछें कि ये कौन सी टर्मिनोलॉजी थी आपकी? ये कहते थे सर आप कि दो मौका की जगह देंगे एक तो मैं रोटी पूछूंगी खाओ। ना इख्तियार वली दो साहब, की आपने जगह तो इतनी चार्ट शीट एक कर रोटी दी। की जगह ठीक है, मैं एक आती हूँ, रोटी की एक जगह मिनट आपकी आधी तरफ रोटी आती खाएं। हूँ। जी नदीम कुरैशी की एक बात ये कहते हैं कि आईएमएफ आपके 4 बजट आपने पेश किए हैं। मुझे बताएं कि आपने कौन सा बजट टैक्स फ्री पेश किया था? आपने आईएमएफ की सपोर्ट के बगैर कौन है सा सर, मैं बजट पेश पूछती किया था? आप तो कर्जे इतने लाए थे कि उसका कोई हिसाब नहीं है। Right. यार कुछ तो बंदे टीवी पर बैठ के इस तरह अपने घर जाके आईने में खड़े होकर खुद से पूछें कि जो आप टीवी पे कहते हैं नहीं ये सर, सच है। आईना मुझे तो उम्मीद घर है पे बहुत कि दूर है अगर सर। मैं पूछती हूँ आपका- सर, मुझे मौका दें, मैं पूछती हूँ, मैं आप- एंकर हूँ शो की। सर मुझे पूछने चले दे, पूछिए। टेंशन ना लें, पानी पिए। नदीम कुरैशी साहब कैसे? मैं 1 मिनट आपके पास आ रही हूँ। नदीम कुरैशी साहब, कुछ बातें तो इख्तियार वली साहब की वैलिड है, मैं कहीं और की बात नहीं कर रही। सिर्फ मैं बात कर रही हूँ खैबर पख्तूनख्वा। 3rd टाइम सर कंसेक्यूटिव आपको मौका मिला है और आप वहां के माई बाप है सर, आपकी इंडिपेंडेंट हुकूमत है। वहां पे आपने कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं? ऐसे क्या चीजें आपने बजट में दे दी हैं जिससे वहां की आवाम जो है वो इतनी खुश है कि आप इनको मिसालें बाकी पाकिस्तान को दे के देखिए जी हमने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये किया है, आप लोगों ने क्या किया है? अच्छा, हमने सुना ये था पहले जमाने में लोग झूठ बोलते थे मर जाते थे। ये ऐसा बेशर्म जमाना आ गया, लोग झूठ बोलते हैं उनको बुखार भी नहीं होता। अल्लाह यार। खान साहब तो बड़े बड़े खूबसूरत आदमी है। मुझे लगता है आज इन्होंने ना वो खांसी का शरबत दिन में पी लिया है। ये बहती बहती बातें के मुंह से सुनकर मुझे हंसी आ रही है। मैं इनको गुजारिश करता हूँ, भाई कौम आपकी ये लच्छेदार मुनाफाना बातों से इतनी बेजार हो गई है, लोग आपसे आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आप भी अब टीवी शोज पर बैठ कर गुफ्तगू कर सकते हैं। आप निकले जरा पब्लिक में, निकल कर मुझे एक प्रोग्राम करके दिखाएं। कितनी बड़ी इनकी गवर्नमेंट है। आए शहबाज शरीफ साहब मीनारे पाकिस्तान पर आगे लोगों से मिले, आए इनके वज़ीरा, इनके एमएनए एमपीएस पब्लिक में आए। पाकिस्तान की अवाम इन सारी बातों को जान चुकी है। असल में होना ये चाहिए था कि इख्तियार वली खान साहब कोई तजवीज देते, अपनी को मजबूरी सुनाते, उनकी हालात सुनाते। इन्होंने चार्ज शीट की है वो झूठ पर मबनी है। इन्होंने कहा पाकिस्तान के एयरपोर्ट गिरवी रखने तरीके इंसान के तौर पे वो डॉक्यूमेंट फिनिश आप इनसे वसूल करें, कल शो करें। अगर पाकिस्तान तरीके इंसान के दौर में स्टेट बैंक गिरवी रखा गया है, पाकिस्तान के मोटरवेज गिरवी रखे गए हैं, मैं आपसे माफी मांगूंगा, इनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। और अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो ये आज तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें। हमारे साथ कुछ और हो ना हो, हम सबने अल्लाह को जवाब जरूर देना है। इख्तियार वली खान साहब, आप अपने इख्तियारात का इतना नाजायज इस्तेमाल ना करें कि पाकिस्तान का नौजवान आपसे और मुझसे जो रहा सारा एतबार है सियासी हुकूमत को खत्म हो जाए। बिल्कुल सही कहा है। ब्रिटिश अब जरा गंडापुर साहब के इख्तियारात बता दें कि जो- उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या इख्तियारात इस्तेमाल करके जो है वो आवाम को खुशी पहुंचाई है। बता दे, जवाब दे दे आप इख्तियार वली साहब को, बता दे उनको कि गंडापुर साहब ने ठक 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 ये किया है। जी सर। मैं इख्तियार वली खान साहब की नहीं, आपकी भी खुशी नहीं छीनना चाहता। आपने भी 5 साल बैठकर इस कौम पे को यही झूठ बोला था कि शहबाज शरीफ मैनेजमेंट और बड़े मईशत के टासल, बड़े सही लोग, बड़े इकट्ठे। मुझे तरस आ रहा है वहां से इख्तियार वली पर भी और नादिर गब्बोल पर भी, और आप उनसे ज्यादा मुझे आप पर आ रहा है। आप 5 साल इस दुनिया में शरीक नहीं है जाती तौर पे। आज आप बजाय बजट में बात करने के आपको खैबर पख्तूनख्वा याद आ रहा है। आपने क्यों वैसे सर, खैबर पख्तूनख्वा में बजट नहीं आया क्या? आप लोगों ने बजट नहीं दिया? खैबर पख्तूनख्वा बगैर बजट के चलता है, उसको पैसे नहीं चाहिए। जी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने सुन तो लेना,
महारानी सबर तो करें, मुझे जान के वहां पर वो अर्ज कर रहे थे। देखिए, अगर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ तहरीक इंसाफ ने कुछ अच्छा नहीं किया था, उनके लोगों ने क्यों वोट किया तहरीक इंसाफ को? आप लोगों के उस वोट को इसलिए अपने पांव के जूते की नोच के नीचे रखना चाहती है, नोक के नीचे रखना चाहती है कि वो वोट आपकी मर्जी के लोगों को नहीं पड़ा क्या? खैबर पख्तूनख्वा के लोग इतने अक्लमंद और ज़हीन नहीं है, वो तीसरी बार एक शख्स को वोट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसमें बहुत सारी बातें हैं। इससे कुछ है, इन्होंने इतना बड़ा भाषण दिया है, इतना ही नाकाम गवर्नमेंट थी तहरीक इंसाफ की, तो 150 रुपए लीटर पेट्रोल क्यों था? सही बात है। 170 रुपए का डॉलर क्यों था? 20 रुपए किलो आटा क्यों था? बिजली का 115 रुपए का क्यों था? पाकिस्तानी लोग को सुकून क्यों थे? पाकिस्तानी ठीक लोग है, क्यों तो शख्स को नदीम याद भाई, करें जो जेल इसका में? इसका ये मतलब है कि आपको इख्तियार वली साहब का बजट बिल्कुल पसंद नहीं आया है, तो आप कैसर भाई के साथ ये मिल रहे हैं ना? इख्तियार 12 वली जुलाई को आप इख्तियार कैसर वली शरीफ की पार्टी के साथ, पूरे जमात लोग- इस्लामी के साथ इस्लामाबाद में बैठेंगे सर? इख्तियार वली का ये बजट है ही नहीं। इख्तियार वली भी और इनके आका भी सारे बेइख्तियार हैं। ये जो इन्होंने मुंह से कहा था ना, इन्होंने महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च किए थे, बिलावल जरदारी ने भी किया था, ठीक है सर, मरियम मुझे नवाज पता ने भी चल गया, किया था। इतने बड़े वो गलत सब- लोग हैं सर, ये बड़े गलत लोग हैं। आप अपना लाहे अमल बता दें, आपने बैठना है जमात इस्लामी के साथ, मुझे ये तो बता देना। मकाफात अमल का शिकार है, मकाफात अमल का शिकार है। इन्होंने बड़े बड़े टारगेट छोड़ दिए हैं। इन्होंने दुबई लीग्स में जो 11 लाख डॉलर पे 11 लाख डॉलर शिफ्ट हुए, वो मनी लॉन्ड्रिंग जिन्होंने की, उनका जिक्र ये नहीं कर सकते, इनको खौफ आता है। ठीक इन्होंने है। बड़े बड़े बिजनेस अच्छा कैसर भाई, मेरे ख्याल से पीटीआई की तरफ से ना ही है, क्योंकि उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ ताकि अनइंटरप्टेड हम जमात इस्लामी का भी मौकफ ले ले। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और फिर देखते हैं कि इनको अगर कोई नहीं सपोर्ट करेगा तो क्या कर लेंगे, क्योंकि हुकूमत तो इनको बड़ा ईजी ले रही है। हुकूमत कह रही कोई टेंशन नहीं, आते हैं तो आने दे। एक ब्रेक, विल बी बैक जी। कैसर शरीफ साहब, जरा बताइए कि अब क्या आप अकेले क्या कर लेंगे, जमात इस्लामी क्या कर लेगी अकेले? पीटीआई ने तो आपको इख्तियार सपोर्ट वली नहीं करना। खान साहब के वो जो उन्होंने गुफ्तगू की, उसका जवाब देना चाहता हूं कि मैं हैरान हूं कि फार्म 47 की बुनियाद पर आने वाले जाली हुक्मरान और जाली गवर्नमेंट जो है वो किस तरह गुफ्तगू फरमा रहे हैं और कैसे अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं। हालांकि ये वोट को इज्जत देने का नारा लगाते लगाते वोट की इज्जत का बेड़ा गर्क ये कर चुके हैं। एस्टेब्लिशमेंट के गमले की ये पैदावार है, वहाँ से इनकी पैदाइश हुई, इनको मौका दिए जाता रहा और आज ये यहाँ खड़े हैं। ये जमात इस्लामी से किस मुंह से तनकीद कर रहे हैं? हम जैसे जो 1 लाख लोगों को शहीद किया गया, जमात इस्लामी का आज भी वाज़े मौक़िफ़ है कि हम भारत से ताल्लुकात ज़रूर चाहते हैं, लेकिन बराबरी की सतह पर हल करके मुसलमान जो हैं वहाँ के उनको उनका हक दिया जाए, उसके बाद हम किसी ताल्लुक का जो है वो सिलसिला करेंगे। ये वो लोग हैं, ये मुस्लिम लीग नून वो पार्टी है कि जो इनको दूध पिलाता है, गोद में खिलाता है, उसके ही ये खिलाफ होते हैं, फिर उसकी मिन्नत करते हैं, उसके पाँव पकड़ते हैं और फिर फार्म 47 पर जो है ये हुकूमत बनाकर आज ये गुफ्तगू कर रहे हैं। भाई आप लोग बार बार नाकाम हो चुके हैं, पाकिस्तान पर बोझ हैं आप लोग, और आप जैसे लोग और आप जैसे लोगों की जो गुफ्तगू है, मैं उस पर सिर्फ ये कहूँगा कि नात का सर ब गिरेबान है, इसे क्या कहिए। अपने गिरेबान में तो झांके, आपकी औकात क्या है? बेसिकली अवाम ने आपको रिजेक्ट किया है, आप हुकूमत कर रहे हैं और इस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं कि जैसे आपके पास बड़ा मैंडेट है। आपके पास कोई मैंडेट नहीं है। एक ऑक्सीजन एस्टेब्लिशमेंट की जो आपको तकवीयत दे रही है वो बंद कर दी जाए तो आपको कोई गली मोहल्ले में पूछने वाला नहीं है। जमात इस्लामी जो है वो अपने पाँव पर अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी है, अपने प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ेगी और इनकी नींदें हराम करेगी और इनको मजबूर करेगी कि अवाम को अवाम का हक दो, अवाम को हक दो। हमारी तहरीक जो है वो चल पड़ी है। हाफिज नईमुर रहमान साहब सर, आप चंद दिनों किसी को में दावत इनको देंगे? काबू में भी डराएंगे नहीं, और ये आप कहेंगे कि जमात किसी को इस्लामी अपने वाले साथ हमें काबू में शामिल डराते हैं। करेंगे कैसर भाई? पीटीआई को, मौलाना साहब को, अचकजई साहब को, आप किसी को शामिल करना देखिए, चाहेंगे? हमारा ये एहतजाज जो है, हमारा इत्तेहाद सबसे पहले तो अवाम के साथ है, उसके ठीक बाद है। मुश्तरकात पे जो भी हमें ज्वाइन करना चाहे अवामी मसाइल पे, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। हमारी गुफ्तगू पीटीआई के साथ भी होती रहती है, बाकी पार्टियों से भी होती है। जहाँ तक आपने JUI का नाम दिया है, तो मैं ये एक सवाल करना चाहता हूँ कि एक तरफ आप कहते हैं कि ये जो इलेक्शन है ये दुरुस्त नहीं हुआ, दोबारा नया इलेक्शन होना चाहिए, और दूसरी तरफ आप जो हैं वो मखसूस सीटों पर भी जमे हुए हैं। तो अपनी चीज़ों को क्लियर तो कर लें पहले। ये कौन सी सियासत है कि जिसमें आप फ़ायदा भी उठाते हैं और तनकीद भी करते हैं? अलबत्ता पीटीआई के साथ हमारी पहले भी मुलाकातें हुई हैं, अब भी हमारा उनसे तबादला ख्याल रहता है। मुश्तरकात पे चीज़ें जो हैं वो बन सकती हैं। हम आवाम के साथ खड़े हैं, आवाम के साथ हमारा इत्तेहाद है, और आवाम दुश्मन जो कुव्वतें हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इनके इक़दाम को चैलेंज करेंगे और हाफिज नईम साहब की क़यादत में इंशाल्लाह हक दो आवाम को जो तहरीक है वो आगे बढ़ेगी और आवाम को रिलीफ लेके देंगे और
इंशाल्लाह ये हमारी जो ठीक है। जद्दोजहद है कि फार्म 45 पे जो है नतीजा वो बने और हुकूमत बने, उसके लिए भी हम जो है वो अपनी जंग कानूनी भी जारी रखेंगे और इलेक्शन कमीशन में भी गए हैं, मजीद भी जाएंगे। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, हमारी ये जो तहरीक है ये पुरअमन मुज़ाहमती तहरीक है इंशाल्लाह। और ये अभी देखें इलेक्शन कहीं दूर दूर भी नहीं है, लेकिन हम आवाम के लिए इंशाल्लाह हर वो जद्दोजहद करेंगे पुरअमन तरीके से कि जिससे उनको उनका हक मिल सके और ये जो लोग हैं ये मज़ीद एक्सपोज हो सके। ठीक है नादिर कबूल साहब, पूरा एजेंडा, पूरी टाइमलाइन, पूरे TORs आपको जमात इस्लामी ने बता दिए। आप हुकूमत को क्या सजेस्ट करेंगे? आप खुद भी हुकूमत हैं, आप ही की सपोर्ट से तो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, सदारत आपकी है, तो बहैसियत सदर क्या आसिफ अली जरदारी साहब, जो आप लोगों ने ही फैलाया हुआ है कि एक जरदारी सब पर भारी, वो बैठ जाए जमात इस्लामी को मना लें कि ना आए सड़कों पे, भाई साडी हुकूमत है, सानू सपोर्ट करो, कुछ तो करें सर, कि आप सिर्फ बैठ करके सिर्फ तमाशा देखेंगे? देखें, पहली बात तो ये कि जमात इस्लामी को ना हम सीरियसली लेते हैं ना आवाम सीरियसली लेती है, तो उनको अगर करना है तो एक नहीं 100 दफा इस तरह के वो एक्सपेरिमेंट्स करते रहें। एक सीट वो जीतने में कामयाब ये मजाक इतना बड़ा कराची के कर अंदर। देते हैं यार। नहीं, मुझे आप बता देना 2018 में RTS ओ भाईजान, कराची में, कराची आवाम को पता है आप सीरियस, आप आपको अब भी हाफिज नईमुर रहमान साहब रात को हाबू में आते हैं, डराते हैं, आप कहते हैं सीरियस। सुन ले कैसर भाई, मैं आपको टाइम देती हूँ, सुन ले। जी जी नादिर, बोलो बोलो। बाकी की इजाजत है, मैं इनकी बात में थोड़ा सर आप हंस ले, तब तक ये अपना मौका मुकम्मल करते हैं। जी हंसिए हंसिए। बाकी दोस्तों का तो नहीं पता, पर मैं कराची से हूँ और कराची में मैं बैठे हुए कब से सुन रहा हूँ हाफिज नईमुर रहमान साहब की बातें और बाकी जमात इस्लामी वालों की भाइयों की बातें। सबसे ज्यादा इनकी जो मेहनत थी ना वो कराची के अंदर थी कि कोई ना कोई हम रिजल्ट दिखाने में कामयाब हो, मगर कराची शहर में ही सिर्फ वो एक सीट जीतने में कामयाब हुए थे। और इतनी इनको आप समझे कि एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा हाफिज नईमुर रहमान साहब को, कि एम्बेरसमेंट के तहत उन्होंने वो सीट भी छोड़ दी कि यार भाई एम्बेरसमेंट नहीं, उन्होंने कहा मैं ये जाली चीज नहीं लेता, अपने पास रखें, हम जो जीते हैं हमें वो दें। हम पीपल्स पार्टी और नून लीग नहीं है फार्म 47 वाले, हम इंशाल्लाह अपने अवाम के जोर पे आएंगे, वोट की उससे ताकत से आएंगे। और आपको मैं बताऊं, ये इख्तियार साहब के जो पेट में मरोड़ उठ रहा है, नहीं उठना चाहिए, ये बात अजीबोगरीब कर रहे हैं। आप लोग तो सहल ही नहीं है कि यहाँ आके प्रेजेंट करें। पीपल्स पार्टी का अवाम के रिजेक्टेड लोग, आप तो सभी में मुदाखलत कर रहे हैं कैसर भाई। मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, इख्तियार साहब मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। आपने सबसे पहले जो है ना, आपने सबसे पहले हमला किया, उसका जवाब दे रहा हूँ आपको। आपको नहीं करना चाहिए था इस तरह का हमला। जमात इस्लामी के मुताबिक भाई आपकी क्या हैसियत है फार्म 47 वालों? आपको कौन पूछता है? तुमसे बेहतर है, तुमसे बेहतर है। आपको बात करने की तमीज नहीं है, हमला किसने किया था पहले? अब ये पर्सनल नहीं होना, बारी बारी कर लेते हैं, इस तरह प्रोग्राम का टाइम भी जाया होता है। हम आवाम के जो हाल है हम यहाँ आवाम की बात करेंगे। आपने जो काम से काम रखा हुआ है, IMF की गुलामी जिस तरह आप कर रहे हैं और आवाम पर जिस तरह आपने वोट डाला हुआ है, आपको बारी कर लेना सर, ऐसे बात ना समझ में नहीं आती। आप अपने गिरेबान में तो झांके, आप कौन लोग हैं, कहाँ की पैदाइश है? कैसर भाई अपने अपनी बारी पे बोल सकते हैं, सबके अंदर मुदाखलत नहीं कर सकते। आप ना ये करें, लेकिन बात तो वो देखें। हाँ मैं आपको कह रही हूँ, मैंने आपको पूरा मौका दूंगी डिफेंड करने का। नादिर आपने अपना मौका कंप्लीट कर लिया है? नहीं, मैंने नहीं कंप्लीट किया, क्योंकि हमारे जो बेरोजगार भाई हैं उनकी जो बेरोजगारी है असल में सबसे पहले वो दूर करनी पड़ेगी। कैसर भाई प्लीज शो ऐसे कंडक्ट नहीं नादिर साहब, आप अपनी बारी में बोलिएगा ना बात सर। करने के हवाले से आपको सर टॉक शोज में ऐसे ही होता है, तनकीद बर्दाश्त करें। आप उनकी हुकूमत गिराने के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं, मुझे बिल्कुल आप मौका दीजिएगा, मैं नादिर साहब बिल्कुल दूंगी मौका। अगर मेरे पास वक्त बचा, अगर आप देखें उनकी हुकूमत गिराने के लिए आप इस्लामाबाद जा रहे हैं तो नादिर कबूल साहब आप पे तनकीद भी ना करें सर। सर मैं एंकर हूं, मेरे में तो 10 लोग तनकीद करते हैं। हुकूमत गिराने नहीं जा रहे हम, फार्म चलिए अब उनकी बात सुन ले सर। आपने पूरा मैंने मौका दे दिया सर, आपका मौका आ गया पूरा, आपका SOP आ गया ना सर। फैसले वापस लिए गए, ठीक है। बहरहाल मैं अपना मौक़िफ़ कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज से नहीं, हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और जिस तरह आपने कहा आसिफ जरदारी साहब बादशाह है मुफाहमत के, और उन्होंने खुद कहा वो सब पे भारी नहीं है और सबसे यारी रखते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू में कोशिश की थी कि PTI के साथ भी राब्ते कायम रखने चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी यकीन रखती है कि PTI ने ठीक ठाक वोट लिया है। और अगर फॉर्म 47 से ही अगर ये जिस तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसी को ही मान ले, तो उसके तहत भी PTI ने अच्छे खासे ऑलमोस्ट 100 के करीब सीट जीतने में कामयाब हुए। तो PTI के बगैर पॉलिटिकल प्रोसेस फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकता।
तो हमारी तो यही ख्वाहिश है कि पीटीआई के साथ भी डायलॉग होना चाहिए पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान के ठीक है। मफाद में। पर अनफॉर्चुनेटली जो पीटीआई के जो लीडर हैं जो इस वक्त हालांकि जेल में हैं, हालांकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है बनिस्बत इसके कि वो अपनी जो अना है और अपनी अक्कड़ है उसको थोड़ा सा कम करें और पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी पिछली सही गलती बात से है। माने ना। पहले पहले उनको पाकिस्तान बाद में सियासत, पहले पाकिस्तान बाद में सियासी सब बंदियां। आज के लिए इतना ही बड़ा गर्मा गर्म शोर। आप प्लीज आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।